बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th हिंदी क्षितिज के अंतर्गत पहला पाठ दो बैलों की कथा, जिसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। हम आपको बताएंगे बच्चों इस पाठ का सारांश और साथ ही साथ पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं दो बैलों की कथा पाठ का सारांश। आप भी साथ साथ पढ़ें। प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कहानी दो बैलों की कथा हिंदी साहित्य में सामाजिक और नैतिक मूल्यों का अद्वितीय उदाहरण है। इस कहानी में हीरा और मोती नामक दो बैलों की यात्रा का वर्णन है, जिन्हें उनके मालिक जूरी ने बहुत ही प्यार से पाला है। यह कहानी न केवल पशु जीवन के संघर्ष और संवेदनाओं को दर्शाती है, बल्कि मानवीय समाज के आचरण और दृष्टिकोण पर भी गहरा प्रभाव डालती है। कहानी में स्वतंत्रता, स्वाभिमान और संघर्ष की भावना को खूबसूरती से उकेरा गया है। हीरा और मोती दो बैल हैं जो जूरी नामक किसान के हैं। दोनों बैल मेहनती और अपने काम के प्रति समर्पित हैं। उनकी जोड़ी अपने कार्य में इतनी निपुण है कि किसान उन्हें अपने परिवार का हिस्सा मानता है। दोनों बैलों में गहरी मित्रता है और वे एक दूसरे के प्रति बहुत स्नेह रखते हैं। उनकी मूक भाषा में भी एक खास समझ और अपनापन झलकता है। एक बार जूरी हीरा और मोती को अपने ससुराल भेज देता है। दोनों बैलों को लगता है कि उनके मालिक ने उन्हें बेच दिया है। ससुराल में गया यानी जूरी का साला के द्वारा बैलों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। उनसे कठोर श्रम कराया जाता है और उन्हें खाना भी पर्याप्त नहीं दिया जाता। इसके बावजूद दोनों बैल अपनी परिस्थितियों का सामना साहस और धैर्य के साथ करते हैं। ससुराल में उनके साथ होने वाले दुर्व्यवहार से थककर हीरा और मोती स्वतंत्रता की चाह में भागने का निर्णय लेते हैं। उनके भागने की योजना उनकी मित्रता और समझदारी को उजागर करती है। वे वहां से भागकर जूरी के यहाँ वापस आ जाते हैं, जिससे जूरी की पत्नी जूरी को सुनाती है ये बैल हैं ही ऐसे कामचोर। उन्हें पुनः जूरी की ससुराल भेज दिया जाता है। इस बार गया उन्हें बहुत ही मोटी रस्सी से बांध देता है, जिसे वे लाख चबाने पर भी तोड़ नहीं पाते हैं। अंततः एक बालिका उस रस्सी को खोल देती है और हीरा और मोती को भाग जाने को कहती है। रास्ते में वे कई चुनौतियों का सामना करते हैं, जैसे कि भूख, प्यास और थकावट, लेकिन उनकी आत्मनिर्भरता और आपसी सहयोग उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। वे रास्ता भटक जाते हैं और एक मटर के खेत में घुस जाते हैं और भूखा होने के कारण वे मटर खाते हैं। उसी दौरान सामने से आ रहे एक सांड से उनका मुकाबला होता है और वे दोनों उस सांड को भगा देते हैं। और उसी बीच कुछ आदमियों द्वारा वे घेर लिए जाते हैं और वे लोग हीरा और मोती को कांजी हाउस में दे देते हैं। कांजी हाउस का मतलब है जहां फालतू घूम रहे जानवरों को रखा जाता है। ठीक है, वहां उन्हें किसी भी तरह का चारा या भोजन नहीं दिया जाता है। लगभग एक सप्ताह तक वे भूखे रहते हैं और वहां से भागने का प्रयत्न करते हैं। वे दोनों दीवार में सींग मार मार कर दीवार गिरा देते हैं, जिससे अन्य कैद किए जानवर भाग जाते हैं। परंतु वे दोनों नहीं भागते हैं, क्योंकि मोती हीरा को अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहता, क्योंकि हीरा के गले में रस्सी बंधी थी जिसे वे छुड़ा नहीं पा रहे थे। मोती हीरा को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। इस बीच दोनों बैलों की नीलामी हो जाती है और उन दोनों को एक दढ़ियल आदमी खरीद लेता है और उन्हें ले जाता है। रास्ते में वह रास्ता दोनों को जाना पहचाना लगता है और वे रास्ता पहचानते हुए अपने घर की तरफ मुड़ जाते हैं। जूरी द्वार पर बैठा हुआ था। अचानक दोनों बैलों को देखकर वह उन्हें अपने गले से लगा लेता है। अंत में जूरी की पत्नी भी उन्हें माथे पे चूम लेती है। ठीक है बच्चों, तो ये था यहाँ पर दो बैलों की कथा पाठ का सारांश। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। आप चाहें तो इसे अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं और अच्छे से याद भी करें। इसके बाद आइए जान लेते हैं दो बैलों की कथा पाठ के प्रश्न उत्तर अभ्यास प्रश्न उत्तर में। और यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न है आपका, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? तो क्या लिखेंगे आप उत्तर में? उत्तर में आप लिख सकते हैं, कांजी हाउस में उन पशुओं को रखा जाता था जो लावारिस होते हैं। एक प्रकार से उन पशुओं की देखभाल की जाती है तथा समय समय उनकी नीलामी भी की जाती है। वहाँ निम्नलिखित कारणों से पशुओं की हाजिरी ली जाती होगी। और यहाँ पर नंबर 1 लिखेंगे आप,
पशुओं की संख्या का ठीक ठाक पता रहे। नंबर 2, पशुओं की सेहत की जानकारी तथा पहचान रखने के लिए। नंबर 3, आवारा उत्पात मचाने वाले पशुओं को अलग रखने के लिए। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं अपने पहले प्रश्न का उत्तर। इसके बाद बच्चों दूसरा प्रश्न शुरू होता है आपका, छोटी बच्ची का बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया। तो क्या लिखेंगे उत्तर, आपने पाठ में पढ़ा होगा। उत्तर में आप लिख सकते हैं, छोटी बच्ची का बैलों के प्रति प्रेम उमड़ने के निम्नलिखित कारण हैं। नंबर 1, छोटी बच्ची की मां मर चुकी थी। वह सौतेलेपन का दर्द झेल रही थी। वह मां के बिछोड़ने का दर्द जानती थी। उसे लगा कि वे भी उसी की तरह अभागे हैं और अपने मालिक से दूर हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखेंगे, जिस प्रकार छोटी बच्ची को उसकी सौतेली माँ पेट भर खाना नहीं देती थी, उसी प्रकार यहाँ हीरा मोती के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा था। आई बात समझ में। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं अपने दूसरे प्रश्न का उत्तर। इसके बाद बच्चों तीसरा प्रश्न है, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं। तो क्या लिखेंगे आप उत्तर में। उत्तर में आप लिख सकते हैं, इस कहानी के माध्यम से निम्नलिखित नीति विषयक मूल्य उभर कर सामने आए हैं। और पॉइंट बनाकर लिखें। नंबर 1, एकता में शक्ति होती है। अपने साथ साथ दूसरों का हित भी सोचना चाहिए। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, सच्चा मित्र मुसीबत के समय किसी भी स्थिति में कभी साथ नहीं छोड़ता है। तीसरा लिखेंगे, समाज के सुखी संपन्न लोगों को भी अन्य वर्गों की भलाई में योगदान देना चाहिए। चौथा लिखेंगे, आजादी बहुत बड़ा मूल्य है। इसे पाने के लिए मनुष्य को बड़े से बड़ा कष्ट उठाने को तैयार रहना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं अपने तीसरे प्रश्न का उत्तर। इसके बाद बच्चों चौथा प्रश्न होता है यहाँ पर शुरू आपका। चौथे प्रश्न में पूछा है, प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ यानी कि मूर्ख का प्रयोग न कर किसी नए अर्थ की ओर संकेत किया है। तो क्या लिखेंगे उत्तर में। उत्तर में आप लिख सकते हैं, गधे को उसके सरल स्वभाव के कारण मूर्ख का पर्याय समझा जाता है। उसके स्वभाव में सहनशीलता भी देखने को मिलती है। इस कहानी में लेखक ने गधे की सरलता और सहनशीलता की ओर हमारा ध्यान खींचा है। प्रेमचंद ने स्वयं कहा है, सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। कदाचित इतना सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। कहानी में भी उन्होंने सीधेपन की दुर्दशा दिखलाई है, मूर्खता की नहीं। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं अपने चौथे प्रश्न का उत्तर। पांचवा प्रश्न है बच्चों, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। तो उत्तर में आप लिख सकते हैं, दो बैलों की कथा नामक पाठ में एक नहीं अनेक घटनाएं हैं जिनसे पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। जैसे कि आप लिख सकते हैं, नंबर 1, दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिला कर चलते। उस समय हर एक की चेष्टा होती कि ज्यादा से ज्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे। दूसरा पॉइंट लिखेंगे आप, दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते। नांद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नांद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था। ठीक है, अगला लिखेंगे तीसरा, मटर खाते समय मोती के पकड़े जाने पर हीरा भी वापस आ गया और दोनों ही कांजी हाउस में बंदी बनाए गए। कांजी हाउस की दीवार टूट जाने पर वे दोनों एक साथ ही भागते हैं और दड़ियल का मुकाबला भी करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं अपने पांचवें प्रश्न का उत्तर, साथ साथ याद भी करते रहें। इसके बाद बच्चों छठा प्रश्न है, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर आप उत्तर में लिख सकते हैं बच्चों, हीरा के इस कथन से यह ज्ञात होता है कि उस समय समाज में स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं थी। समाज में स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, उन्हें शारीरिक यातनाएं दी जाती थी, वे पुरुषों द्वारा शोषित थी। इसलिए समाज में ये नियम बनाए जाते थे कि उन्हें पुरुष समाज शारीरिक दंड ना दे। हीरा और मोती भले इंसानों के प्रतीक हैं, इसलिए उनके कथन सभ्य समाज पर लागू होते हैं। असभ्य समाज में स्त्रियों की प्रताड़ना होती रहती थी। लेखक नारियों के सम्मान के पक्षधर थे, वे स्त्रियों तथा पुरुषों की समानता के पक्षधर थे। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं अपने छठे प्रश्न का उत्तर। इसके बाद बच्चों सातवां प्रश्न है, किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है। तो आप जानते हैं किस तरह से व्यक्त किया गया है। उत्तर में आप लिख सकते हैं,
पशु आदिकाल से ही मनुष्यों के साथी रहे हैं। सभ्यता संस्कृति के विकास में मनुष्य और पशु एक दूसरे के पूरक हैं। किसान के लिए पशु तो वरदान के समान है। किसान हल चलाने, बोझ ढोने, पानी खींचने तथा सवारी करने के लिए पशुओं का प्रयोग करते हैं। झूरी हीरा और मोती को बच्चों की तरह स्नेह करता था। वह उन्हें अपनी आंखों से दूर नहीं करना चाहता था। इससे पता चलता है कि किसान अपने पशुओं से मानवीय व्यवहार करते हैं। किसान पशुओं को घर के सदस्य की भांति प्रेम करते हैं और पशु अपने स्वामी के लिए जी जान देने को तैयार रहते हैं। आई बात समझ में? इस प्रकार से आप लिख सकते हैं अपने 7वें प्रश्न का उत्तर। 8वां प्रश्न है बच्चों यहाँ पर, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषताएं बताइए। तो क्या लिखेंगे आप उत्तर में? उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों, मोती के उक्त कथन के आलोक में उसकी निम्नलिखित विशेषताएं प्रकट होती हैं। और फिर नंबर 1 लिखेंगे, मोती का स्वभाव उग्र होते हुए भी वह दयालु था। दूसरा लिखेंगे, मोती सच्चा मित्र है, वह मुसीबत के वक्त अपने मित्र हीरा का साथ नहीं छोड़ता। तीसरा लिखेंगे बच्चों, मोती परोपकारी और बुद्धिमान है, तभी तो वह कांजी हाउस में बंद जानवरों की जान बचाता है। अगला लिखेंगे चौथा, मोती साहसी है, वह हीरा की मदद से सांड को पराजित करता है। इसके बाद 5वां लिखेंगे, मोती अत्याचार का विरोधी है, इसलिए कांजी हाउस की दीवार तोड़कर विरोध प्रकट किया था। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं अपने इस प्रश्न का उत्तर, साथ साथ याद भी करें। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपके नए प्रश्न शुरू होते हैं, आशय स्पष्ट कीजिए। और 9वें प्रश्न का क्या है यहाँ पर आपके लिए, अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। तो इसका आपने आशय स्पष्ट करना है। किस प्रकार से करेंगे, आइए देख लेते हैं। आप लिख सकते हैं, हीरा और मोती बिना कोई वचन कहे एक दूसरे के मन की बात समझ जाते थे। प्रायः वे एक दूसरे की भलाई की बातें सोचते थे। यद्यपि मनुष्य स्वयं को सब प्राणियों से श्रेष्ठ मानता है, किंतु उसमें भी ये शक्ति नहीं होती कि वह दूसरों के मनोभावों को समझ सके। अक्सर वह स्वार्थ के कारण भी किसी दूसरे का हित सोचना नहीं चाहता। ठीक है, फिर है आपके लिए दूसरा ख, उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। तो इसका आशय आप किस प्रकार से स्पष्ट करेंगे, आइए देख लेते हैं। उत्तर में आप लिख सकते हैं, हीरा और मोती गया के घर बंधे हुए थे। गया ने उनके साथ अपमानपूर्ण और सौतेला व्यवहार किया था, इसलिए वे क्षुब्ध थे यानी दुखी थे। परंतु तभी एक नन्ही लड़की ने आकर उन्हें एक रोटी दी। यद्यपि उससे हीरा मोती की भूख कम नहीं हो सकती थी, तथापि उन्होंने बालिका के व्यवहार से प्रेम और अपनत्व का अनुभव कर लिया और प्रसन्न हो उठे, क्योंकि प्रेम ही आत्मा का भोजन है। इसके बाद बच्चों फिर शुरू होता आपका यहाँ पर 10वां प्रश्न है, गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया, क्योंकि। और यहाँ पर आपके लिए क्या है, गया पराये बैलों पर अधिक खर्च नहीं करना चाहता था। अगला है ख, यहाँ पर गरीबी के कारण खली आदि खरीदना उसके बस की बात न थी। या फिर ग है, वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था। अगला है घ, उसे खली आदि सामग्री की जानकारी नहीं थी। तो आप इन ऑप्शन में से कौन सा आप सही मानते हैं, उत्तर में आप लिख सकते हैं। उत्तर होगा ग, वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था। ठीक है, इस प्रकार से आप अपने 10वें प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों आपके लिए शुरू होते हैं रचना अभिव्यक्ति से संबंधित प्रश्न। और यहाँ पर 11वां प्रश्न आपके लिए, हीरा और मोती ने शोषण के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन उसके लिए प्रताड़ना भी सही। हीरा मोती की इस प्रतिक्रिया पर तर्क सहित अपने विचार प्रकट करें। ठीक है, ये आपका प्रश्न। तो उत्तर में आप लिख सकते हैं, हीरा और मोती शोषण के विरुद्ध हैं, वे हर शोषण के विरुद्ध आवाज उठाते हैं। उन्होंने झूरी के साले गया का विरोध किया तो सूखी रोटियां और डंडे खाए, फिर कांजी हाउस में अन्याय का विरोध किया और बंधन में पड़े। मेरे विचार से उन्होंने शोषण का विरोध करके ठीक किया, क्योंकि शोषित होकर जीने का क्या लाभ। शोषित को भय और यातना के सिवाय कुछ प्राप्त नहीं होता। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं अपना उत्तर। इसके बाद बच्चों 12वां प्रश्न है, क्या आपको लगता है कि यह कहानी आजादी की कहानी की ओर भी संकेत करती है? तो क्या लगता है आपको बच्चों? उत्तर में आप लिख सकते हैं, यह कहानी अप्रत्यक्ष रूप से आजादी के आंदोलन से जुड़ी है। यह कहानी 2 बैलों से संबंधित है। दोनों बैल संवेदनशील और क्रांतिकारी भारतीय हैं। दोनों मिलकर आजादी पाने के लिए संघर्षरत रहते हैं। ये अपने देश यानी झूरी के घर से बहुत प्रेम करते हैं।
उन्हें दूसरे देश में यानी घर में रहना पसंद नहीं। स्वदेश जाने के लिए वे हर बाधा का डटकर सामना करते हैं। भूखे प्यासे रहना पड़ता है, कैद में रहना पड़ता है। ये हमारे क्रांतिकारियों के उस संघर्ष को याद दिला देते हैं जिसके परिणाम स्वरूप हमें आजादी मिली। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं अपने 12वें प्रश्न का उत्तर। इसके बाद बच्चों शुरू होते हैं यहाँ पर फिर आपके भाषा अध्ययन के प्रश्न, और यहाँ पर 13वां प्रश्न है आपके लिए। बस इतना ही काफी है, फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। तो यहाँ पर आप ध्यान दें, ही भी वाक्य में किसी बात पर जोर देने का काम कर रहे हैं। ऐसे शब्दों को निपात कहते हैं। कहानी में 5 ऐसे वाक्य छांटिए जिनमें निपात का प्रयोग हुआ हो। तो उत्तर में आप क्या लिखेंगे? आप सबसे पहले लिखेंगे ही निपात से संबंधित वाक्य, और पहला वाक्य लिखेंगे एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, ही निपात। ठीक है, दूसरा लिख सकते हैं वाक्य अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ही निपात। ठीक है, अगला है तीसरा आपके लिए वाक्य, नान में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ ही उठते, साथ नान में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ही निपात यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर फिर चौथा वाक्य आपके लिए, अभी 4 ही ग्रास खाए थे, 2 आदमी लाठियां लिए दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। ठीक है, अगला यहाँ पर फिर लिखेंगे आप भी निपात के वाक्य। आप देख रहे हैं ना, भी निपात। यहाँ पर पहला वाक्य लिखेंगे कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना। ठीक है, दूसरा लिखेंगे उसके चेहरे पर एक अस्थाई विषाद अस्थाई रूप से छाया रहता है, सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में बदलते नहीं देखा। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं ना आप, भी निपात। इसके बाद तीसरा देखेंगे आप, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं फिर भी बदनाम हैं। ठीक है, और इसी प्रकार चौथा वाक्य लिखेंगे गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। ठीक है, और 5वां वाक्य इसी प्रकार लिख सकते हैं, झूरी ने फूल की छड़ी से भी न छूता था, उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे, यहाँ मार पड़ी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके 13वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। 14वां प्रश्न है बच्चों, रचना के आधार पर वाक्य के भेद बताइए तथा उपवाक्य छांटकर उसके भी भेद लिखिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, कह दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। तो यहाँ पर आप उत्तर में लिख सकते हैं मिश्र वाक्य लिखेंगे सबसे पहले, उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे मुख्य उपवाक्य और यहाँ पर डैश कर देंगे अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। ठीक है, और इसमें गौण उपवाक्य लिखेंगे दीवार का गिरना था। ठीक है, इसी प्रकार से ख है आपके लिए, सहसा एक दरियल आदमी जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर आया। तो यहाँ पर आप मिश्र वाक्य देखेंगे, मिश्र वाक्य लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे मुख्य उपवाक्य सहसा एक दरियल आदमी आया, और गौण उपवाक्य में लिखेंगे जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर। ठीक है, इसी प्रकार से गह हीरा ने कहा गया के घर से नाहक भागे। तो यहाँ पर उत्तर में आप लिख सकते हैं, पहले लिखेंगे मिश्र वाक्य, फिर लिखेंगे मुख्य उपवाक्य, और मुख्य उपवाक्य में लिखेंगे आप हीरा ने कहा, और फिर गौण उपवाक्य लिखेंगे गया के घर से नाहक भागे। ठीक है, और इसी प्रकार आप घ देखेंगे मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं मिश्र वाक्य लिखेंगे मुख्य उपवाक्य तो बिकेंगे, और गौण उपवाक्य में लिखेंगे मैं बेचूंगा। ठीक है, और अगला है फिर आपके लिए, अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे न छोड़ता। तो यहाँ पर आप लिखेंगे सबसे पहले मिश्र वाक्य, मुख्य उपवाक्य में लिखेंगे मैं बेमारे न छोड़ता, और गौण उपवाक्य में लिखेंगे अगर वह मुझे पकड़ता। ठीक है, और आपके 14वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों 15वां प्रश्न यहाँ पर, कहानी में जगह जगह पर मुहावरों का प्रयोग हुआ है, कोई 5 मुहावरे छांटिए और उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर आपने जो है कहानी से 5 मुहावरे छांटने हैं। चलिए, नंबर 1 यहाँ पर लिख सकते हैं आप जी तोड़ काम करना, और यहाँ पर डैश करके लिखेंगे भारतीय किसान जी तोड़ काम करते हैं। ठीक है, दूसरा लिखेंगे टाल जाना, और यहाँ पर लिखेंगे सेठ जी नौकर को मदद करने का झूठा आश्वासन देते रहे पर जरूरत पड़ने पर टाल गए। ठीक है, फिर लिखेंगे अगला मुहावरा जान से हाथ धोना,
और यहाँ पर लिखेंगे युद्ध में हजारों जवान जान से हाथ धो बैठते हैं। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे 9 2 11 हो जाना, एक मुहावरा है। यहाँ पर लिखेंगे पुलिस के आने की भनक लगते ही चोर 9 2 11 हो गए। ठीक है, और फिर लिखेंगे ईंट का जवाब पत्थर से देना। भारतीय खिलाड़ियों ने प्रतिद्वंदी टीम को ईंट का जवाब पत्थर से दे दिया। ठीक है, और आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो बच्चों, इस प्रश्न के साथ ही इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर समाप्त होते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। हर रोज इसी प्रकार कक्षा 9 हिंदी क्षितिज के सभी पाठों के प्रश्नोत्तर जानने के लिए आप लगातार देखते रहे वीडियो, जुड़े रहे हमारे साथ। और यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, बेल आइकन भी दबा दें बच्चों, ताकि आपको आने वाली प्रत्येक पाठ की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में नए पाठ के कुछ नए प्रश्नोत्तरों के साथ।